नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। ब्रिटेन में जनरल इलेक्शंस खत्म हो गए हैं और वहां पर लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। लेबर पार्टी ने करीब 410 सीटें जीती हैं। वहां पर सरकार बनाने के लिए 326 का आंकड़ा पार करना होता है और लेबर पार्टी के कीयर स्टारमर अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि अब ब्रिटेन में बदलाव का काम शुरू हो गया है। कंजर्वेटिव पार्टी की हार के बाद ब्रिटेन के मौके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मीडिया वालों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो ये हार हुई है इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और पिछले कई सालों में पार्टी का ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा है और इसका जिम्मेदार मैं हूं। इसके बाद ऋषि सुनक ने कीयर स्टारमर को बधाई भी दी और उनकी तारीफ भी की। गरीबी और पिछड़ेपन की मार झेल रहा राज्य बिहार पिछले 15 दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। वहां पर 10 से ज्यादा पुल नदियों में बह गए हैं और वहां पर कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक बयान देते हुए कहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है वह ऐसा विकास कर रही है जो थोड़ी सी बारिश आ जाने के बाद बह जाता है। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। वहां पर कल 6 लोगों की मौत हुई है। लगभग 21 लाख लोग इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं और तकरीबन 29 जिलों में ये बाढ़ आई हुई है। असम इस समय बाढ़ से बुरी तरह जूझ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है और दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से उनके मामले में जवाब मांगा है और हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस देते हुए कहा है कि वो 17 जुलाई तक अरविंद केजरीवाल के मामले में पूरा जवाब हाईकोर्ट में दाखिल करें। ब्रिटेन के आम चुनाव में पंजाबियों का एक बार फिर से दबदबा देखने को मिला है। लगभग 9 पंजाबी मूल के लोग सांसद चुनकर आए हैं। ज्यादातर पंजाबी जो चुने गए हैं वो लेबर पार्टी से हैं और लेबर पार्टी वहां पर पंजाबी लेबर पार्टी को ठीक ठाक मात्रा में वोट करते हैं। एसजीपीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने पंजाबियों के खिलाफ वाहियात टिप्पणी की थी। इसके अलावा एसजीपीसी ने योगा गर्ल को भी माफी देने से इनकार कर दिया है। कहा है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और राहुल गांधी के ऊपर भी एसजीपीसी ने कहा है कि उन्होंने जो अभय मुद्रा का गुरु नानक देव से जोड़कर जो बखान किया है उसको लेकर भी वो चिंतित हैं और उसको लेकर भी उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है। तो एसजीपीसी ने कई सारे मामलों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी की थी। बीजेपी ने पंजाब में अपनी गुजरात स्ट्रेटेजी जारी रखी है। गुजरात के साबका सीएम विजय रूपाणी इंचार्ज रहेंगे पंजाब में और हरियाणा में बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला है। वहां पर अब विप्लव देव की जगह पे सतीश पूनिया नए इंचार्ज बनकर आएंगे। पंजाब के लुधियाना शहर में निहंगों ने एक शिवसेना के नेता को तलवारों से काट दिया है, उसको बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है और उसके गनमैन की रिवॉल्वर भी छीन ली है। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने लुधियाना में कई जगह पे प्रदर्शन किया है और पुलिस का घेराव करने की भी कोशिश की है। पंजाब की खडूर साहिब से सांसद चुनकर आए अमृतपाल सिंह ने आज बतौर सांसद शपथ ले ली है। उन्होंने अपने माता पिता से भी एक सेफ हाउस में 50 मिनट तक बातचीत की है, उनकी मुलाकात करवाई गई है। आज सुबह 4 बजे उनको असम की डिब्रूगढ़ जेल से दिल्ली लाया गया था। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं ब्रिटेन वाली खबर से। हम सबको पता है कि ब्रिटेन में जो जनरल इलेक्शंस हैं वो खत्म हो गए हैं, उनके रिजल्ट भी आ गए हैं। 412 सीटों पे लेबर पार्टी ने जीत हासिल की है और कीयर स्टारमर के जो अब हम कह सकते हैं कि कीयर स्टारमर अगले नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के होने वाले हैं। उनके व्यक्तित्व को लेकर बहुत सारी बातें मीडिया में छप रही हैं कि उन्होंने लेबर पार्टी को एक हिसाब से बिल्कुल अप फ्रंट लेकर आए हैं। 14 साल तक सत्ता से बाहर थी लेबर पार्टी और 14 साल तक कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी और अब 412 सीटों के साथ लेबर पार्टी दोबारा ब्रिटेन की सत्ता में आ रही है। जो हम बात करें कि कंजर्वेटिव पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा वो बहुत खराब रहा है। कई और छोटी छोटी पार्टियां भी, जैसे ग्रीन पार्टी है उसके भी 4 सांसद जीत कर आए हैं और 1-2 पार्टियां हैं जिसमें जो लिबरल डेमोक्रेट हैं उनके भी 12 के आसपास सांसद चुनकर आए हैं। तो जो ब्रिटेन की राजनीति को समझते हैं उनको पता है कि वहां पर जो 2 बड़े मुख्य दल हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी है और एक लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी 2010 तक सत्ता में रही है और 14 साल तक बाहर रही। कंजर्वेटिव पार्टी के जो ऋषि सुनक हैं वो मौके के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जब ये रिजल्ट आ रहे थे उसके बाद उनकी पत्नी के साथ उनके फोटो भी आए। उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से मीडिया वालों से बातचीत भी की और जो ये हार हुई है उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है उन्होंने। और ऋषि सुनक ने जो
नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कीयर स्टारमर, उनकी तारीफ भी की है। कीयर स्टारमर ने भी कहा है कि जो इस जीत के बाद उन्होंने कहा है कि जो अब आगे के काम है, जो नया बदलाव है वो आज से ही शुरू हो गया है, आज से ही जो बदलाव का काम है उसको हम शुरू कर देंगे। और लेबर पार्टी, हम सबको पता है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिनको, खासकर अगर बात करें तो टैक्सेस को कम करने वाला जो मामला है उसमें कंजर्वेटिव पार्टी फेल रही है, और टैक्सेस को लेकर ही यूके में जो लोग हैं वो लेबर पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी के जाने का भी यही कारण है। मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़ा इशू जो यूके के इलेक्शन में रहा वो हाई टैक्सेस रहे, लोगों के ऊपर जो टैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहे। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी विदाई हुई है। अब हम उससे अगली खबर की बात करें तो वो अब इंडिया से ही है, और इंडिया में बिहार से है। बिहार में पिछले 15 दिनों में 10 से ज़्यादा बड़े बड़े पुल नदियों के, वो नदियों में बह चुके हैं। अब आपको लगेगा कि ये क्या खबर है, ये इंडिया के डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी खबर है। उसका रीज़न ये है कि वैसे ही बिहार पिछड़ेपन का शिकार है, गरीबी का शिकार है, वहाँ पर नदियों पर पुल एक लंबे अरसे बाद बनने शुरू हुए थे, और जब वो बन रहे हैं, कई तो निर्माणाधीन ही थे, कई तो पूरे बने भी नहीं थे और नदियों में समा जा रहे हैं। तो ये बिहार में एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है, जिसके ऊपर लगातार बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, वो देखो ऐसा विकास कर रही है जो पानी में बह जा रहा है, बहुत सारे तंज और चुटकुले बन रहे हैं। इंडिया की पॉलिटिक्स में जो बिहार के पुल नदियों में बह जा रहे हैं उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंटबाजी हो रही है। वैसे बिहार की पॉलिटिक्स को जो थोड़ा सा समझते हैं उनको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, आज वो अपने 28 साल पूरे कर रही है। आज उस पार्टी का जन्मदिन है। लालू प्रसाद यादव ने तो आज पार्टी के जन्मदिन के ऊपर कहा है कि अगस्त में नरेंद्र मोदी की सरकार ही गिर जाएगी, तो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो तैयार रहें, बीच में चुनाव भी हो सकते हैं। ये बात आज हैरानीजनक बात थी। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के 28वें जन्मदिन पर यह बात कही है। इसके अलावा हम सबको पता है कि बिहार के अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, तो बिहार चुनाव के ऊपर सबकी नज़र है। बिहार चुनाव से पहले 3 राज्यों के जो चुनाव, एक तो हरियाणा, एक महाराष्ट्र, एक झारखंड, इन 3 राज्यों पे भी लोगों की नज़र रहेगी। और चौथा जो चुनाव होगा वो हम सबको पता है कि बिहार का होगा, फिर दिल्ली के चुनाव भी होंगे। तो इसलिए एक हिसाब से अगले 6-8 महीने इंडिया की पॉलिटिक्स में, खासकर सूबाई राजनीति के हिसाब से, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अलग अलग सूबों में चुनाव हैं, और उसके बाद ये रिजल्ट आए हैं, और इनके बाद ये भी टेस्ट हो जाएगा कि क्या सच में ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी की साख गिर रही है या नहीं गिर रही है। इससे हम अगर अगली खबर की बात करें तो वो दिल्ली से आई। दिल्ली में जो दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल का मामला लगा हुआ है जमानत के लिए, तो उस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि सीबीआई इसके ऊपर अपना जवाब दे। उन्होंने नोटिस जारी किया सीबीआई को कि अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया, सीबीआई ने गिरफ्तार रखा है। 17 जुलाई की अगली तारीख है, तो अगली 17 जुलाई को ही जो वकील हैं सीबीआई के, उनको जवाब दाखिल करना पड़ेगा। जो अरविंद केजरीवाल के वकील है अभिषेक मनु सिंह भी, वो लगातार हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की वकालत कर रहे हैं, और उन्होंने ही ये जानकारी मीडिया को दी है। अब हम अगर अगली खबर की बात करें तो वो पंजाब के बारे में है। जो पंजाबी मूल के जो लोग हैं, 9 लोग, वो ज़्यादातर लेबर पार्टी से एमपी चुनकर आए हैं ब्रिटेन में। तो उनमें से जो सीनियर का एक नाम पता, तमनजीत सिंह ढेसी, हम सबको पता कि जलंधर के रहने वाले हैं वो पीछे से, और आज के समय में वो अब एक हिसाब से सीनियर हो गए। पहले भी वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रहे हैं, और अब भी वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में लेबर पार्टी के टिकट से जीत के जा रहे हैं। और उसके बाद हम बात करें तो जो एसजीपीसी की खबर है, एसजीपीसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे मुद्दे उठाए हैं। एक एक करके हम उन मुद्दों के बारे में बता देते हैं। पहला मुद्दा कंगना रनौत का। हम सबको पता है कि जब कंगना रनौत को एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा गया था, उसके बाद उसने पंजाब के बारे में बहुत घटिया स्टेटमेंट दी थी। इसको लेकर एसजीपीसी ने कहा है कि कंगना रनौत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा हिमाचल प्रदेश का है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार को कहीं ना कहीं एसजीपीसी ने कहा है कि पंजाब के जो लोग, पंजाबी जो हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं, उनको
हिमाचली परेशान न करे, हिमाचल की प्रदेश की सरकार परेशान न करे। तो ये मुद्दा भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया है। तीसरा मुद्दा है राहुल गांधी ने जो इंडियन पार्लियामेंट में कहा था अभय मुद्रा के बारे में, उसको गुरु नानक देव जी के साथ रिलेट किया था, उसको लेकर एसजीपीसी ने कहा है कि ये काम नहीं होने चाहिए और उसको ये कहा कि इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो राहुल गांधी के ऊपर भी कार्रवाई मतलब एसजीपीसी कर सकती है। और जो चौथा मामला है वो योगा गर्ल वाला है। योगा गर्ल अलग अलग किस्म से प्रेशर क्रिएट करवा रही है, राइट विंग ट्रोल से कहलवा रही है कि उसको माफ़ी दे दी जाए। एसजीपीसी ने कहा कि उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, जो उसकी नीयत है उस योगा गर्ल की वो ठीक नहीं है। तो ये आज कुछ मुद्दे थे जो एसजीपीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोटे तौर पर उठाए गए हैं। इससे जो अगर हम इससे अगली खबर की बात करें वो भी पंजाब से ही आई। पंजाब में निहंगों ने एक शिवसेना टकसाली के नेता को तलवारों से लुधियाना में स्कूटर के ऊपर काट दिया। उसके जो विजुअल्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि स्कूटी पे अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ वो जो शिवसेना का नेता है वो जा रहा था, तो जो निहंग हैं वो आकर उसको रोकते हैं और उसको तलवारों से उसके ऊपर हमला करते हैं। जो गनमैन है उसकी रिवॉल्वर छीन ली जाती है। इस घटना के तुरंत बाद ही जो निहंग हैं वो उस नेता की स्कूटी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जो शिवसेना का नेता था उसको अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई जगह पे सड़क जाम करने की कोशिश की है शिवसेना वालों ने, पुलिस वालों को भी घेरने की कोशिश की है और जो हिंदू संगठन हैं लुधियाना में वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि ये जो घटना हुई है उसमें निहंगों की गिरफ्तारी हो। तो ये घटना थी जिसने जो आज पंजाब में बहुत ज़्यादा इसकी वीडियो सर्कुलेट हुई है। अगर हम इससे अगली खबर की बात करें तो वो थोड़ा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। मतलब एक खबर आई थी जलंधर से कि बीजेपी की महिला नेत्री को जो भगवंत मान है उन्होंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर एक अपने किस्म का माहौल है, कोई किसी को ज्वाइन करवा रहा है, कोई किसी को ज्वाइन करवा रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने अपनी गुजरात स्ट्रेटेजी पंजाब वाले मामले में जारी रखी है। पंजाब के साबका सीएम विजय रूपाणी ही पंजाब में गुजरात के जो साबका सीएम है विजय रूपाणी वो पंजाब में इंचार्ज बने रहेंगे। उसका एक रीजन तो यही है कि हम सबको पता है कि लोकसभा चुनाव में जो वोट परसेंट में एक हाइक मिला है तो उसका जो श्रेय क्रेडिट है वो विजय रूपाणी को पार्टी दे रही है, इसलिए विजय रूपाणी की टर्म कंटिन्यू की गई है। दूसरा बात यह है कि जो गुजरात में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है वो रही है हिंदुओं को एक हिसाब से मोबिलाइज करने की, एक उनको संगठित करने की, जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ होते हैं या फिर वहाँ के जो और रहवासी होते हैं जिनके वोट बीजेपी को नहीं चाहिए होते। तो वैसी सी स्ट्रेटेजी पंजाब में भी रहेगी और ये कोई ना कोई कास्ट कंट्राडिक्शन भी खड़े करेंगे और धर्म की कंट्राडिक्शन भी पंजाब में खड़ी करेंगे, जिससे ये एक हिसाब से लोगों को पोलराइज करके और यहाँ पर हिंदू खासकर सेगमेंट और दलित सेगमेंट की वोटें बीजेपी पंजाब में खींच सके और एक ऐसी स्थिति में आ सके कि उनके बिना सत्ता उनके बिना हो ही ना, उनके सत्ता की साझेदारी ना हो। 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं तो बहुत अभी टाइम बचा हुआ उसमें, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही अपनी जो गुजरात स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर तैयारी शुरू कर दी है। थोड़ा हरियाणा में बदलाव किया है। हरियाणा में विप्लव कुमार देव को प्रभारी बना रखा था। हम सबको पता है कि लोकसभा में थोड़ा नुकसान हुआ है बीजेपी को, 5 सीटों का नुकसान हुआ, थोड़ा क्या ज़्यादा नुकसान हुआ है हरियाणा में, इसलिए बीजेपी ने हरियाणा में बदलाव करने की कोशिश की है और उनकी स्ट्रेटेजी को बदला है। जो राजस्थान के सतीश पूनिया हैं उनको प्रभारी बनाया गया है और मोटे तौर पर उनको प्रभारी इसलिए बनाया गया है कि जो जाट बिरादरी है वो बीजेपी से नाराज है, तो जाट बिरादरी को साधने के लिए सतीश पूनिया को लेकर आया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी बीजेपी की हरियाणा में कि जाटों का जो गुस्सा है उसको कम किया जाए। और अगर ये गुस्सा कम नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से मेरे को तो ये लगता है कि जाटों के खिलाफ 35 बनाम 1 जो बीजेपी करती आई है वो भी कर सकती है। तो जो जाटों के खिलाफ जो और जातियां हैं उनको पोलराइज करने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। तो ये हरियाणा के लिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अगर हम इससे अगली खबर की बात करें तो वो हम सबको पता है कि अमृतपाल सिंह की शपथ से रिलेटेड है। मैं थोड़ा आपकी जो मोटी मोटी डिटेल्स हैं वहाँ से शुरू कर देता हूँ। मैंने कल बुलेटिन में भी डिस्कस किया था अमृतपाल सिंह का मामला कि उनको किस किस्म से पैरोल मिल रही है 4 दिन की और उनको शपथ दिलवाने के लिए दिल्ली लाया जाएगा। तो वो प्रोसेस एकदम से शुरू हो गया था और 10 शर्तों के साथ वो पैरोल मिली थी।
तो आज सुबह ही असम की डिब्रूगढ़ जेल से सीधा उनको वहाँ पर एयरबेस लेके जाया गया, और जो एक हिसाब से आर्मी का जो प्लेन था सुबह 4 बजे वहाँ से उड़ा है और वो सीधा दिल्ली आया है। जो अमृतपाल सिंह की जो सिक्योरिटी की जो जिम्मा था वो नो डाउट जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो तो देख ही रही थी। इसके अलावा जो अमृतसर रूरल एसपी हैं उनको भी पंजाब यानी कि पंजाब पुलिस उनको भी ड्यूटी लगाई गई थी, तो वो भी थे। तो पंजाब पुलिस की गाड़ियां भी और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां भी थी। उसके बाद उनको सेफ हाउस ले जाया गया। आज दिन में उनको फिर शपथ दिलवाई गई है, बतौर सांसद अमृतपाल सिंह ने शपथ ली है, और शपथ की कोई फोटो वीडियो बाहर नहीं आई है जो उनके शपथ की। तो ये एक हुआ। उसके बाद उनको सेफ हाउस ले जाया गया। करीब 50 मिनट वो अपने पिता और चाचा से मिले हैं, और जो उनके माताजी हैं उनके पिताजी हैं उन्होंने कई मीडिया वालों से बात भी की है। तो वो बातचीत भी लगातार वायरल हो रही है। आप लोग भी जो उनके माता पिताजी ने बयान दिए हैं वो आप देख सकते हैं। अमृतपाल सिंह को मीडिया इंटरेक्शन अलाउड नहीं था, तो वो उनकी कोई भी बाइट कोई भी बातचीत आप मीडिया में नहीं देख पाएंगे। जो विजुअल्स वायरल हो रहे हैं वो एक तो सेफ हाउस के हो रहे हैं, एक जब उनको इधर से उधर ले जाया जा रहा है तो वो जो विजुअल्स हैं गाड़ियों के वही वायरल हो रहे हैं। उनको बिल्कुल एकदम से कोई एक्सपोजर नहीं दिया गया। और मेरे को तो ये लगता है कि अमृतपाल सिंह को मीडिया इंटरेक्शन तो कम से कम करने देनी चाहिए थी। कम से कम जो उनको जीत हुई है वो लोगों का धन्यवाद तो कह पाते। तो एक हिसाब से लोगों को थैंक्स गिविंग तक भी नहीं करने दी गई अमृतपाल सिंह को। तो ये एक इतना तो मतलब एक हिसाब से अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी क्लेम करता है इंडिया, तो इतनी तो थोड़ा लिबरलपना दिखाना ही था कि कम से कम अमृतपाल सिंह को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करने ही देते या मीडिया से बातचीत तो करने ही देते। आखिरकार वो खडूर साहिब से चुने हुए सांसद हैं, वो कोई ऐसे भी नहीं है। तो लोगों ने उनमें विश्वास भी दिखाया है, तो कम से कम थैंक्स गिविंग तो होना ही चाहिए था, पर खैर वो नहीं हुआ। और हम सबको पता है कि उनको जो जमानत जो पैरोल है वो 4 दिन की ही मिली थी, लेकिन 4 दिन होने ही नहीं दिए गए। आज ही उनको सेफ हाउस में ले जाया गया, उस 50 मिनट की मुलाकात, और फिर दोबारा से रवाना उनको असम डिब्रूगढ़ के लिए कर दिया गया है। तो यानी कि उनको 4 दिन तो नहीं, आज के ही एक ही दिन में उन्होंने सारा काम निपटवा दिया। लोगों को ये लग रहा था कि 4 दिन वो दिल्ली में रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी खबर आ रही है कि उनको दोबारा असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया, यानी कि जो पैरोल थी 4 दिन की उसको भी नहीं एक हिसाब से रखा, पूरा किया गया। तो ये एक मोटा मोटा खबर है। उसमें जो वो 10 शर्तें थी उनमें तो ये शर्तें पैरोल की लगाई रखी थी। और जो ये पैरोल का जो पूरा मामला कल भी मैंने बताने की कोशिश की थी कि इसमें कई लेवल के जो पदाधिकारी और एजेंसी शामिल थी। उसमें NIA एक पार्टी थी, उसमें अगर हम बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट एक पार्टी थी, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर के वो एक पार्टी थे, एक पार्टी जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला थे। तो बहुत सारा इसमें लोग इन्वॉल्व थे, और उसके बाद ये सारा प्रोसेस हुआ था। तो अभी के लिए तो यही अपडेट है कि उनको मतलब वापस भेज दिया गया है असम की डिब्रूगढ़ जेल में। तो बाकी और जो इस पूरे मामले में कुछ डिटेल्स निकल के आएंगे वो हम जरूर कल तक आपको जरूर पहुंचाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो जो पार्लियामेंट का सेशन है वो कहीं ना कहीं अभी के लिए उसमें जिस हिसाब से जो तेज़ी दिख रही थी, आज तो हुआ नहीं है, तो वो नहीं उसमें उतनी अब आके मतलब पॉसिबल मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। उसका रीज़न तो कई सारी घटनाएं हैं, उसमें हाथरस की एक घटना है। राहुल गांधी भी आज वहाँ पर पहुँचे हुए थे, और राहुल गांधी ने वहाँ जाकर एक हिसाब से जो मरीज जो घटना पीड़ित थे उनकी डिमांड की है कि उनको सही से ट्रीटमेंट मिले, उनको सही उचित मुआवजा मिले। तो ये मोटा मोटा था। आज नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की है, जो इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई है उनके खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन खिलाड़ियों से मुलाकात करके एक वीडियो उन्होंने लगातार लाइव चलाया अपने यूट्यूब चैनल से और इन चीज़ों से। और इंडिया की जो टीम जीत के आई है उसको ऐसे बॉम्बे में बड़ा ग्रैंड उन्होंने थैंक्स गिविंग किया, वानखेड़े स्टेडियम में भी, ताज के बाहर बसों में। तो एक हिसाब से जो नेशनलिज्म का, क्रिकेट के साथ जो नेशनलिज्म का, अल्ट्रा नेशनलिज्म मैं तो कहूँगा, उसका घालमेल करके उसका सेलिब्रेशन इंडिया में चल रहा है। जबकि BCCI के बारे में कैसे BCCI ने पूरी दुनिया से क्रिकेट को ही खा लिया, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि पूरा एक फुल फ्लैज आपको एक बुलेटिन BCCI और क्रिकेट के ऊपर ही सुनाऊं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो 2008 एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद धीरे धीरे BCCI ने जो दुनिया भर में क्रिकेट था उसको अपने कब्जे में ले लिया, और कैसे जो बाकी की टीमें हैं
वो मैदान छोड़ती गई। उसमें मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था, 2007 में 16 टीमों ने भाग लिया था, और अब जो पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 वाला, उसमें सिर्फ 8 टीमें ही खेल पाई थी। तो और फुटबॉल में लगातार कंट्रीज बढ़ रही हैं, तो ये जो क्रिकेट है ये पूरा कमर्शलाइज हो गया, और क्रिकेट का मतलब सिर्फ इंडिया ही रह गया, बाकी मुल्कों से क्रिकेट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसको लेकर भी मैं आप लोगों से तब एक बड़ी रिपोर्ट जो शारदा उग्रा हैं रिपोर्टर, उन्होंने भी लिखी है, इसके अलावा हमारी भी कुछ रिसर्च है, तो मिला जुला के एक मैं बड़ी रिपोर्ट आपके सामने क्रिकेट के बारे में भी पेश करूंगा कि कैसे इंडिया में ये सिर्फ एक सत्ता का टूल जैसा बनता जा रहा है, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि वो भी बीसीसीआई और आईसीसी में इस समय काबिज हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ और नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए